गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। इतिहास में देखिए अपन ने पहले क्या पढ़ लिया था, प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ लिया था। जो अपन ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए जिसके अंतर्गत अपन प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ चुके हैं और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अपन ने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर लिया। आज अपना जो टॉपिक है वो है ऐतिहासिक काल या इतिहास काल। आज अपन इसको पढ़ेंगे। तो देखिए ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो देखिए जब से हमें, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जब से हमें व्यवस्थित लिखित जानकारी मिलने लगती है, जब से हमें व्यवस्थित लिखित जानकारी मिलने लगती है उस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिसके अलावा हमारे विद्वानों ने इस लिपि को पढ़ लिया, क्या कर लिया, लिपि को पढ़ लिया। यानी कि अपन कहें जब से हमें व्यवस्थित लिखित जानकारी मिलने लगती है और हमारे विद्वानों ने इसको पढ़ लिया, उस काल को हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐतिहासिक काल की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो इस काल की शुरुआत जो मानते हैं हम, कहाँ से मानते हैं, वैदिक काल से मानते हैं। कहाँ से, वैदिक काल से। वैदिक काल में अगर बात की जाए तो 1500 ईसा पूर्व से। कब से, 1500 ईसा पूर्व से। और इसमें वैदिक काल में कौन से वेद से अगर मानी जाती है तो अपन देखते हैं कि ऋग्वेद के रचना काल को हम वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋग्वेद के रचना काल को वैदिक काल। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। यहीं से, इसी समय से ऐतिहासिक काल की शुरुआत हो जाती है। अब बात करते हैं कि ऐतिहासिक काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए ऐतिहासिक काल की जो जानकारी हमें वो 3 माध्यमों से प्राप्त होती है। नंबर पहला पुरातात्विक स्रोत, नंबर दूसरा साहित्यिक स्रोत, नंबर तीसरा यात्री विवरण। ये चीज क्लियर हुई। अब अपन बात कर रहे हैं कि ये पुरातात्विक स्रोत क्या है। तो देख लेते हैं अपन पुरातात्विक स्रोत। तो देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या है, यानी खुदाई एवं उत्खनन के द्वारा जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं उन सभी को अपन पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये बात समझ में आई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ है। कुछ मुद्राएं हुई हैं, कुछ वस्तुएं हुई हैं, कुछ अभिलेख मिले हैं। क्या मिले हैं, अभिलेख। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का जो स्रोत है वो क्या है, अपने अभिलेख। तो देखिए अपन ने बात किया कि पुरातात्विक स्रोत, तो देखिए इसको अपन ले लेते हैं। इसके अंतर्गत खुदाई से प्राप्त सामान। सामान में क्या क्या आ जाएगा अपना, मुद्राएं, मूर्तियां, सिक्के, मुद्राएं में सिक्के आ जाएंगे। इसके अलावा अभिलेख से मिलती है। यानी कि इस काल की जो जानकारी है हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, जो खुदाई एवं उत्खनन से जो सामान मिला है, मुद्राएं मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं, सिक्के मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, इन सब में अगर बात की जाए तो सबसे जो स्पष्ट जानकारी वो प्राप्त हो रही है अभिलेख से हो रही है। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि भैया मुद्राओं से अपन सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस काल की हैं, किस शासक की हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपन इतना बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे थे, शासन कैसा था। हाँ, मूर्तियों से भी अपन बता सकते हैं कि ये किस काल की हैं, लेकिन अभिलेखों से हमें इस काल की स्पष्ट जानकारी मिल जाती है, बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है, क्योंकि अभिलेखों पर एक एक चीज लिखित रहती है। क्या रहती है, लिखित रहती है। और उसी को हम इस काल की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। क्यों मानते हैं, इसके पीछे कारण है क्योंकि अभिलेखों से सब कुछ जानकारी हमें लिखा मिल रहा है, सब कुछ स्पष्ट रूप से मिल रहा है। तो ये बात क्लियर हुई। अब देखिए इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अभिलेख हैं। ये पॉइंट और लिख लीजिए, इनमें
सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभिलेख है। ये बात क्लियर हुई। अब बात आती है कि ये अभिलेख क्या होते हैं, कि अभिलेख क्या होते हैं। तो देखिए अभिलेख क्या है। अभिलेख देखने जा रहे हैं अपन। देखिए अभिलेख की अगर बात करें तो अपन कह सकते हैं किसी भी कठोर सतह पर, किसी भी कठोर सतह पर लिखे गए लेख अभिलेख कहलाते हैं। समझ गए? चाहे वो कोई धातु हो, चाहे पत्थर हो, चाहे लकड़ी हो, कुछ भी हो, कठोर सतह, चाहे भले ये दीवार हो, उस पर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेख की परिभाषा समझ में आई आपको? तो अपन क्या कह रहे हैं? किसी भी कठोर सतह पर, सरल शब्दों में किसी भी कठोर सतह पर लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब बात की जाए कि इस आधार पर अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से 3 भाग हैं? देखिए नंबर पहला, अभिलेख की अगर बात करें कि पहला क्या है? शिलालेख। क्या है? शिलालेख। अब शिलालेख क्या होता है? यानी कि किसी भी चट्टान पर लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं? शिलालेख कहलाते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी चट्टान है, क्या है? देखिए क्या है? ये चट्टान है, इस पर कुछ हमने उत्कीर्ण कर दिया। क्या कर दिया? कुछ लाइनें लिख दी। क्या कर दी? लिख दी। तो क्या है ये? शिलालेख। समझ में आई ये बात? क्या है? किसी भी शिला पर, शिला बोले तो चट्टान पर, किस पर? चट्टान या शिला पर लिखे गए लेख, लेख क्या कहलाते हैं? शिलालेख कहलाते हैं। ये बात क्लियर हुई? शिलालेख कहलाते हैं। देखिए एक तो ये है, अभिलेख को कितने भागों में बांट रहे हैं हम? 3 भागों में। दूसरा, अब दूसरे बात कर रहे हैं कि दूसरा कौन सा वो भाग है? शिलालेख हो गया। इसके अलावा स्तंभ लेख। क्या? स्तंभ लेख। क्या है ये स्तंभ लेख? स्तंभ माने एक खंबे जैसी आकृति। कैसी? खंबे जैसी। माना कि ये एक खंबा है। क्या है? बड़ा सा खंबा है, दिख रहा है। इस पर हमने कुछ लाइनें लिख दी। क्या लिख दी? कुछ भी 4, 5, 6, 10 लाइनें लिखी हो। कोई राजा क्या है अपनी प्रशंसा में, प्रजा कल्याण में, इनमें लाइनें लिखवाता था। प्रजा हित के प्रति, कल्याण के प्रति कौन कौन से कार्य किए उसने, कौन कौन से युद्ध कब लड़े। इन अभिलेखों से ही हमें ये सारी की सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो ये बात समझ में आई? स्तंभ लेख क्या है? ये यानी कि खंबे जैसी आकृति पर, किस पर? खंबे जैसी आकृति पर लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं? स्तंभ लेख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्तंभ लेख कहलाते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए बचता है एक और, कि और क्या है? यही देख लीजिएगा थोड़ा सा, थोड़ा छोटा। ये तीसरा पॉइंट कि अपन ने क्या कहा है। पहला हो गया अपना शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, चौथा गुहा लेख है। सॉरी, तीसरा क्या है? गुहा लेख। यानी अभिलेखों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। गुहा लेख क्या होता था? प्राचीन समय में, वैदिक काल कहते हैं, या प्राचीन समय में, अपन प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं। इस समय में क्या होता था? जो गुफाएं होती थी, क्या होती थी? गुफाएं या दरवाजे, उनके गेट पर
कुछ ना कुछ अंकित कर दिया जाता था, लिख दिया जाता था, उसे क्या कहते हैं, गुहा लेख कहते हैं। ये बात क्लियर हुई। जैसे देखिए गुफाओं के दरवाजे ये रहते थे, क्या रहते थे, ऐसी आकृति के रहते थे, ऐसे चौड़े। इन पर ये यहाँ पर जो सतह रहती थी, इन पर कुछ लिख दिया जाए ऊपर से, तो ये क्या होगा, गुहा लेख, यानी कि गुफाओं के ऊपर, किसके ऊपर, गुफाओं के दरवाजे के ऊपर लिखे गए लेख, लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं, गुहा लेख कहलाते हैं, गुहा लेख कहलाते हैं। ये बात क्लियर हुई यहां तक। अभिलेख कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के अभिलेख अपन ने पढ़ लिए। अब देखिए इसी में अपन आगे देखेंगे। देखिए अब बात करते हैं कि ये जो अभिलेख हमें कहाँ से मिले हैं। अब बात करते हैं कि जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वह हमें 1600 ईसा पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। वो मध्य एशिया, इराक के क्षेत्र से, मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, मध्य एशिया से। तो देखिए क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे प्राचीन लेख कहाँ से मिला है, तो हमें इराक के क्षेत्र से मिला है, जो 1600 ईसा पूर्व का है। समझ गए। तो अपन अगला पॉइंट लिख रहे हैं, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख 1600 ईसा पूर्व का कहां से मिला, इराक से। इराक क्षेत्र, इराक में बोले तो इराक को अपन क्या कहते हैं, मध्य एशिया क्षेत्र, मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। ये बात क्लियर हुई, से प्राप्त हुआ है। यानी क्वेश्चन बनता है कि विश्व का जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो हमें कहां से मिला है, तो इराक से मिला है, इराक क्षेत्र से। इराक बोले तो मध्य एशिया क्षेत्र से यह अभिलेख मिला है। ये कब का है, ये 1600 ईसा पूर्व पुराना है। कब का है, 1600 ईसा पूर्व पुराना यह अभिलेख है। अब बात करते हैं कि जो आधिकारिक तौर पर अगर बात की जाए तो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है हमें एशिया माइनर से। एशिया माइनर से बोगाज कोई नामक स्थान से। कहां से, एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख आधिकारिक तौर पर सबसे पुराना माना जाता है, जो 1380 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इस अभिलेख में हमें 4 देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, 4 वैदिक देवताओं के बारे में। वो कौन कौन से थे, इंद्र देवता, मित्र, वरुण और नाशक्त। क्वेश्चन बनता है इनके बारे में, यानी इन देवताओं के बारे में जानकारी हमें किस अभिलेख से मिली है, तो अपन कहेंगे एशिया माइनर के बोगाज कोई अभिलेख से। तो समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं अपन, आधिकारिक तौर पर सबसे प्राचीन अभिलेख 1380 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख है। इसमें हमें 4 वैदिक देवताओं, कौन कौन से हैं वो, इंद्र, मित्र, वरुण, नाशक्त,
की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। ये बात क्लियर हुई कि आधिकारिक तौर पर जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो कौन सा है? एशिया माइनर का बोगाजकोई अभिलेख। ये कहाँ से मिला है? बोगाजकोई से। कहाँ से? एशिया माइनर के बोगाजकोई क्षेत्र से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एशिया माइनर का बोगाजकोई अभिलेख। ये तो अपन चर्चा कर रहे थे विश्व की, कि विश्व में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से। अब आते हैं अपन भारतीय इतिहास पर, कि भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वो किसके हैं। तो देखिए, भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख थे वो सम्राट अशोक यानी महान अशोक के हैं। किसके हैं? अशोक के। लेकिन अशोक के अभिलेखों के बारे में जानकारी मिली बाद में, लेकिन अब इनको प्रारंभ में उस समय पढ़ा नहीं गया था। क्या नहीं पढ़ा गया था? इनके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी कि अशोक भी कोई एक महान शासक थे। जैसे ही इनके अभिलेख मिले, क्या? जैसे ही अशोक के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, तब लोगों ने कहा कि अरे ये अशोक भी कोई भारत का एक महान सम्राट राजा था। इससे पहले अशोक के बारे में लोगों को जानकारियां ही नहीं थी। जैसे ही अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया, अशोक के जो अभिलेख थे वह हमें 4 लिपियों में मिले हैं। कितनी लिपि में? 4 भाषाओं में, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। इन 4 लिपियों में हमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं। इसके अलावा अगर अशोक के बारे में बात की जाए तो अशोक का नाम अशोक तो था ही, अशोक के अलावा देवान प्रिय प्रियदर्शी भी इनका नाम था। अशोक का नाम अशोक हमें 4 अभिलेखों में मिला है। पहले लोग सोचते थे कि अरे अशोक कोई अलग शासक है और देवान प्रियदर्शी कोई अलग है, क्योंकि अलग अलग नामों से इनके अभिलेख मिले हैं। फिर 4 अभिलेख ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक और देवान प्रियदर्शी दोनों मिला है। तब जाकर भारतीय इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, ये दोनों के दोनों शासक एक ही व्यक्ति हैं। क्या है? एक ही। वो 4 अभिलेख थे नेतुर, मास्की, उदयगोलम। कौन से थे? नेतुर, मास्की, उदयगोलम। ये अभिलेख जो थे इनमें हमें अशोक का नाम क्या मिला है? अशोक। ये यहाँ तक क्लियर हुई। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं कि भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख थे वो किसके थे? अशोक के। तो अगला पॉइंट लिखिए, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। किसमें? भारत में। भारत की बात कर रहे हैं अपन। अब देखिए, भारत हमारा महान, तो यहाँ अपन देख रहे हैं सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक के। अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। देखिए, विश्व में नहीं है, नहीं आप सोचो विश्व में है, भारत में जितने भी शासक हुए हैं उनमें सबसे प्राचीन अभिलेख हमें किसके मिले हैं? अशोक के अभिलेख मिले हैं। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए, अपन थोड़ा जरा अशोक के अभिलेखों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अशोक के अभिलेख क्या थे। तो हेडिंग डालिए अशोक, कि अशोक के अभिलेख तो प्राप्त हुए हैं, इनको कहाँ से लिया है, इनकी खोज किसने की, इनको पढ़ा किसने। तो देखिए, अशोक के अभिलेखों की बात करें तो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में। कब? 1750 ईस्वी में त्रिपेंथलर नामक व्यक्ति ने की। कब की? 1750 में खोज हुई। अभी जाकर अभिलेख कितने पुराने हैं? 300 ईसा पूर्व के हैं। तो देखिए, ये इसकी खोज कब की? 1750 ईस्वी में। किसने? त्रिपेंथलर ने। खोज कर ली, बस देख लिया कि हाँ कोई अभिलेख है, लेकिन उसको पढ़ नहीं सका कि ये किसका है, इसमें क्या लिखा है, इसमें उसने उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई। लेकिन फिर बाद में जैसे ही कालांतर में समय बढ़ता गया तो 1837 ईस्वी में, कब? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की। तो समझ रहे हैं, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया? अशोक का अभिलेख पढ़ा। कौन सा अभिलेख? दिल्ली टोपरा अभिलेख, यानी कि दिल्ली से प्राप्त हुआ था। कौन सा? टोपरा अभिलेख, जिसे फिरोज शाह तुगलक मेरठ से दिल्ली लाया था। कहाँ लाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थापित करवा दिया था, रखवा दिया था उसने सुरक्षित। फिर उसी अभिलेख को पढ़ा किसने? जेम्स
प्रिंसेप ने। कब पढ़ा? 1837 में। तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं, तो ये आप बता देंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, अशोक महान यानी कि सम्राट अशोक के हैं। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों की खोज कब की और किसने की? तो अशोक के जो अभिलेख है इनकी खोज 1750 ईस्वी में त्रिपेंतलर ने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा या पढ़ने में सफलता हासिल प्राप्त की? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने। और कब? 1837 में। तो अपन यही लिखने जा रहे हैं, देख रहे हैं आगे, लिखिए। अशोक के अभिलेख, एक नहीं तो बहुत सारे थे, अभिलेखों की खोज, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में त्रिपेंथेलर ने की थी तथा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, कौन थे? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की। अब क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अभिलेख इसने पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने? तो लिखिए यहीं आगे, जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा। ये बात क्लियर हुई, कौन सा अभिलेख पढ़ा? दिल्ली टोपरा। जिसे कौन लाया था? जिसे फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का एक शासक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कहाँ से लेकर आया था? मेरठ से। मेरठ से दिल्ली लाया था। कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। ये बात क्लियर हुई। इसी अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और पढ़ने में सफलता हासिल कर ली। तब जाकर पता चला कि भारत में भी कोई एक महान सम्राट था और उसका नाम अशोक था। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अपन अभी अपन अशोक के अभिलेखों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। इसमें अपन अब देख रहे हैं आगे कि अशोक के जो अभिलेख मिले हैं हमें, वो 4 लिपियों में मिले हैं। कितनी लिपियों में मिले हैं? 4 लिपियों में। कौन कौन सी वो लिपियां थीं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अपन देखिए यहाँ देख रहे हैं, अशोक के अभिलेख चार लिपियों में मिले हैं। नंबर पहला ब्राह्मी, नंबर दूसरा खरोष्ठी, नंबर तीसरा ग्रीक, चौथा अरमाइक। देखिए यहाँ सौभाग्य की बात तो ये है कि जो ब्राह्मी भाषा से जो अभिलेख मिले हैं वो हमें भारतीय क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि भारत में उस समय ब्राह्मी भाषा का प्रयोग किया जाता था। और पाकिस्तान वाले क्षेत्र से जो भी अभिलेख मिले हैं वो हमें
खरोष्टी भाषा से प्राप्त हुए। अब बात करते हैं ग्रीक और अरमाइक। तो ग्रीक और अरमाइक जो थे ये हमें अफगानिस्तान के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? अफगानिस्तान के क्षेत्र से मिले हैं। तो देखिए अपन यहाँ ये पॉइंट लिख लेते हैं थोड़ा। कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? ये भारत के क्षेत्र से, खरोष्टी पाकिस्तान, ग्रीक और अरमाइक दोनों की अगर अपन बात करें तो ये कहाँ से मिल रहे हैं हमें? अफगानिस्तान से। केवल 2 ही अशोक के अभिलेख थे जो हमें ग्रीक और अरमाइक से मिले। वो कौन कौन से 2 अभिलेख थे? लघमान और शेर ए कुन्हा। ये जो 2 अभिलेख थे, यह अभिलेख हमें ग्रीक और अरमाइक भाषा से प्राप्त हुए, जबकि अधिकांश अभिलेख हमें जो मिले हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि से प्राप्त हुए हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए आगे अपन बढ़ रहे हैं। अशोक के कुछ जो मेन अभिलेख हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब यहाँ समझा देते हैं पहले अशोक के सहबाजगढ़ी अभिलेख से। अशोक का एक अभिलेख मिला है हमें सहबाजगढ़ी से। उसमें क्या मिला है लिखा? उसमें देखिए सहबाजगढ़ी के जो 13वें शिलालेख में लिखा गया है। शिलालेख क्या होता है? देखिए शिला अभी बताया मैंने, एक बड़ी सी शिला पर लेख लिखे गए। कैसी? बड़ी सी शिला से। देखो फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ऐसे 13वीं लाइन में, किसमें? 13वें नंबर की लाइन में लिखा मिला है, सहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है कि कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया। किसमें? कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, वहां पर लाखों लोगों का कत्लेआम कर दिया था। पूरा का पूरा कलिंग खून से लहू लुहान हो गया था। इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इस बात की जानकारी हमें अशोक के स्वयं के अभिलेख, बोले तो सहबाजगढ़ी के 13वें शिलालेख से मिलती है। ये बात क्लियर हुई। तो यही पॉइंट अपन लिखने जा रहे हैं। अशोक के सहबाजगढ़ी के 13वें शिलालेख में या से में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन छोटा सा बनता है, कलिंग युद्ध के बारे में हमें किस अभिलेख में जानकारी मिलती है? तो अपन कहेंगे सहबाजगढ़ी के 13वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। अब देखिए इसके अलावा अशोक का एक अन्य अभिलेख था भाब्रूगढ़ अभिलेख। इससे हमें पता चलता है, भाब्रूगढ़ अभिलेख से क्या पता चलता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्यों अपना लिया था? क्योंकि अरे यहाँ से इनका हृदय पूरा का पूरा परिवर्तित हो गया था। एक बौद्ध गुरु मोगली पुत्र तिष्य के प्रभाव में आकर इन्होंने क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म। इसके अलावा और भी शिष्य थे, प्रियस आनंद वगैरह, इनके प्रभाव में आकर इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया। क्योंकि कलिंग युद्ध में इन्होंने लाखों की संख्या में लोगों के सर धड़ से अलग कर दिए। यानी इस युद्ध में लोग इतिहासकार लिखते हैं कि कलिंग में खून की नदियां बहा दी थीं अशोक ने। अशोक का रौद्र रूप देखा जाए तो कलिंग युद्ध से आप देख सकते हैं। जब अशोक के बारे में अपन पढ़ेंगे तो और गहराई से और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अभी तो इनके अभिलेखों की बारे में चर्चा कर रहे हैं, बड़ा ही आनंद आएगा पढ़ने में। आप तो बस हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए ये अभिलेख अपन ने देख लिया। इसके बाद अपन अशोक का एक अन्य अभिलेख देखते हैं, सहबाजगढ़ी हो गया ये। अब भाब्रूगढ़ अभिलेख से देखते हैं क्या जानकारी मिल रही है। अशोक के भाब्रूगढ़ लघु शिलालेख से पता चलता है
कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये बात क्लियर हुई। क्वेश्चन बनेगा कि अशोक के किस अभिलेख से पता चल रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो आप लगा देंगे भाब्रुगढ़ लघु अभिलेख से हमें यह जानकारी मिल रही है कि इन्होंने बौद्ध धर्म, और 13वें शिलालेख से हमें क्या मिल रही है, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिल रही है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। इसके बाद अपन आगे और अशोक के अभिलेखों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एक अभिलेख है जिसे रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अब रानी के अभिलेख, उसमें जानकारी मिलती है अशोक की एकमात्र रानी कुरवाकी के बारे में। तो ये बात समझ में आई कि रानी का अभिलेख, और क्वेश्चन बनेगा किसका है, तो अशोक का है। उसमें सिर्फ और सिर्फ अशोक की एकमात्र रानी, वैसे तो हजारों रानियां थी ऐसे अशोक की, क्योंकि जो राजा महाराजा होते थे उन्हें कहाँ रानियों की कमी, बहुत सारी शादियां होती थीं, हजारों लाखों की संख्या में रानियां होती थीं। लेकिन इस अभिलेख में सिर्फ और सिर्फ अशोक की एकमात्र रानी कुरवाकी के बारे में जानकारी मिलती है। तो अपन अगला अभिलेख लिखने जा। देखिए, इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं एक अन्य अभिलेख की, अशोक के इलाहाबाद या प्रयागराज अभिलेख। कौन सा? अशोक के इलाहाबाद या प्रयागराज। इसी को अपन कौशाम्बी अभिलेख भी कहते हैं। इसमें अशोक की एकमात्र रानी कुरवाकी के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे तो राजा महाराजाओं की कई हजारों लाखों पत्नियां हुआ करती थीं, लेकिन इस अभिलेख में अशोक की सबसे प्रिय रानी कुरवाकी के बारे में जानकारी मिल रही है। क्वेश्चन बनता है कि कुरवाकी के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो इलाहाबाद अभिलेख। आज इसका नाम प्रयागराज कर दिया, तो इसको प्रयाग अभिलेख या कौशाम्बी अभिलेख भी कहते हैं। तो देखिए, प्रयाग या इलाहाबाद या कौशाम्बी अभिलेख से अशोक की एकमात्र रानी कुरवाकी की जानकारी मिलती है। ये बात क्लियर हुई, जानकारी मिलती है। ये अभिलेख कंप्लीट हुआ। इसके अलावा अशोक का एक अभिलेख और है, लुम्बिनी ग्राम अभिलेख। तो लुम्बिनी ग्राम अभिलेख में क्या मिलता है जानकारी कि इस अभिलेख में अशोक ने यह उत्कीर्ण करवाया था कि लुम्बिनी को आज से टैक्स फ्री कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? इसके पीछे कारण था, क्योंकि भगवान बुद्ध के प्रभाव में आकर ही इन्होंने क्या किया था, इसको लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था। क्यों? क्योंकि वहां पर लुम्बिनी ग्राम में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद देखिए, इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की, बौद्ध गया की यात्रा की। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, लुम्बिनी ग्राम को टैक्स फ्री। इसकी जानकारी किसमें मिल रही है? लुम्बिनी ग्राम अभिलेख में। समझ गए? तो अगला लिखिए, लुम्बिनी ग्राम अभिलेख में, लुम्बिनी ग्राम अभिलेख में लुम्बिनी को टैक्स फ्री यानी कि कर मुक्त घोषित कर दिया था। ये बात क्लियर हुई। अब इसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि अशोक के अभिलेखों की अभी हमने चर्चा की थी कि 4 भाषाओं में मिल रहे हैं, और इसके अलावा हमने चर्चा की थी अशोक का नाम अन्न क्या था, देवान प्रियन प्रियदर्शी।
तो इस बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि अशोक को देवान प्रियन प्रियदर्शी क्यों कहा गया है। क्योंकि अशोक देवान प्रियन प्रियदर्शी का मतलब है देवताओं का प्रिय अशोक। किसका? देवताओं का प्रिय अशोक। ये बात क्लियर हुई। तो आगे अपन देख रहे हैं इसी में क्या देख रहे हैं कि अशोक के अभिलेखों में अशोक के लिए एक अन्य नाम देवान प्रियन प्रियदर्शी भी मिलता है। अशोक के अभिलेखों में अशोक के लिए एक अन्य नाम देवान प्रियन प्रियदर्शी भी मिलता है जिसका अर्थ देवताओं का प्रिय अशोक। अशोक है। ये बात क्लियर हुई कि अशोक के लिए जो अन्य नाम मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? देवान प्रियन प्रियदर्शी। कौन सा नाम मिल रहा है? देवान प्रियन प्रियदर्शी नाम मिल रहा है। किसमें? अशोक के अभिलेखों में। किसके लिए? अशोक के लिए मिल रहा है। ये बात क्लियर हुई। अब इसके आगे अपन बात कर रहे हैं कि सबसे पहले अशोक शब्द का प्रयोग किस अभिलेख में किया गया है? तो अशोक का एक अभिलेख था मास्की अभिलेख। कौन सा? मास्की, जिसमें सबसे पहले अशोक के लिए अशोक शब्द का प्रयोग किया गया। अब मास्की ये अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ हमें? तो ये अभिलेख हमें कर्नाटक के रायचूर क्षेत्र से प्राप्त हुआ। कहां से? कर्नाटक के रायचूर। क्वेश्चन बनेगा अशोक के लिए अशोक शब्द का प्रयोग किस अभिलेख में किया गया सबसे पहले? तो अपन कहेंगे मास्की अभिलेख से। और मास्की अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ? तो कर्नाटक यानी दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ। कर्नाटक में एक क्षेत्र है रायचूर, वहां से। तो अगला बिंदु लिखिए, अगला अभिलेख लिखिए अपन अशोक के लिए अशोक शब्द का सबसे पहले प्रयोग मास्की अभिलेख। ये कहां से हुआ प्राप्त हमें? कर्नाटक बोले तो कर्नाटक में एक क्षेत्र है। कौन सा? रायचूर। समझ गए? अशोक के लिए अशोक शब्द का सबसे पहले प्रयोग मास्की अभिलेख में किया गया। समझ गए मेरी बात? किया गया। अब क्वेश्चन बने दिमाग में, ये अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ? तो कर्नाटक के रायचूर क्षेत्र से हमें ये अभिलेख प्राप्त हुआ। इसके बाद अशोक के लिए गुर्जरा अभिलेख में देवान प्रियन और अशोक दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। समझ गए? अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि अशोक के लिए अशोक और अशोक का अन्य नाम देवान प्रियन प्रियदर्शी, ये दोनों नाम एक साथ सबसे पहले किस अभिलेख में प्रयोग किए गए? तो ये सबसे पहले गुर्जरा अभिलेख में किए गए। किस अभिलेख में? गुर्जरा अभिलेख में प्राप्त किए गए। अब ये गुर्जरा अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह अभिलेख हमें दतिया से मिला है। कहां से मिला? दतिया जिले से मिला है। ये बात क्लियर हुई। चलो आगे अपन देख रहे हैं अशोक के लिए अशोक और देवान प्रियन दोनों नाम
एक साथ गुर्जरा, ब्रैकेट में लिखना, ये अभिलेख कहाँ से मिला है? दतिया। गुर्जरा अभिलेख में प्रयोग किए गए, ये बात क्लियर हुई। प्रयोग किए गए, क्वेश्चन क्या बनेगा कि अशोक और देवान प्रियन दोनों नाम सबसे पहले किस अभिलेख में प्रयुक्त किए गए? तो अपन लगा रहे हैं किस अभिलेख में? गुर्जरा अभिलेख में। कौन से में? गुर्जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा गुर्जरा अभिलेख हमें कहां से मिल रहा है? तो ये अभिलेख हमें कहां से मिल रहा है? दतिया जिले से मिल रहा है। समझ गया मेरी बात? इसके अलावा एक साथ प्रयोग किया गया, कंप्लीट है। इसके अलावा दो अन्य अभिलेख और हैं जिनमें अशोक का नाम हमें अशोक मिलता है। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, दो अन्य अभिलेखों में, यही लिख लो आगे, दो अन्य अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नाम अशोक मिलता है। अब वो दो अन्य अभिलेख कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला नेतुर और उदयगोलम, ये बात समझ में आई। अब देखिए, टोटल ऐसे कितने अभिलेख हो गए हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिल रहा है? तो टोटल ऐसे अब 4 अभिलेख हो गए हैं। कितने हो गए? 4। कौन कौन से? मास्की पहला, गुर्जरा दूसरा, नेतुर तीसरा और उदयगोलम चौथा। तो 4 आप लिख सकते हैं कि 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कितने में? 4 में। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। वो 4 कौन कौन से हैं? देखिए, पहला अपन ने यहीं लिखा होगा अपना, मास्की, नंबर दूसरा गुर्जरा, नंबर तीसरा नेतुर, नंबर चौथा उदयगोलम। ये चारों के चारों क्लियर हुए। अब देखिए, अपन ने पढ़ा था मास्की कहाँ से मिल रहा है? कर्नाटक से, गुर्जरा दतिया से, और अपना जो नेतुर अभिलेख है ये अपन को मैसूर से मिल रहा है। कहाँ से? मैसूर बोले तो कर्नाटक के क्षेत्र से हमें मिल रहा है। उदयगोलम भी हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है? कर्नाटक से ही प्राप्त हो रहा है। ये अपन ने अशोक के पूरे अभिलेख पढ़ लिए हैं आज अपन ने, इम्पोर्टेंट। कल के टॉपिक में अपन अशोक के अलावा अन्य जो राजा थे भारतीय, उनके अभिलेख पढ़ेंगे। धन्यवाद।